हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर 2 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर पहला है हल करवा दिया है संजीव डेस्कर का भी और एक्सीलेंट डेस्कर का भी, दोनों मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर आपके इतिहास विषय के मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं, भूगोल के करवाए जाते हैं, हिंदी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, ऐसे कई सारे विषय हैं जिनके हम मॉडल पेपर लाएंगे और उनकी पीडीएफ सहित आपको भी उपलब्ध करवाएंगे। ध्यान रहे कि हम हमारी मेहनत से 10 मॉडल पेपर बनाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। और 10 मॉडल पेपर है, आपको पता ही है कि डैश वर्क के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपको चाहें तो 10 मॉडल पेपर हम आपको एक्सीलेंट के भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सामग्री होने से स्टूडेंट कहीं ना कहीं है वो अपना जो रास्ता है वो भटक जाता है। इसलिए हम 10 तो हम ऑथेंटिक बनाएंगे और 10 आप संजीव डेस्कर के पढ़ लेना। ठीक है, जो हम हल करवा रहे हैं इनको विशेष तौर से पढ़ें। ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया है आरबीएसई क्लास 6 से 12th टेलीग्राम ग्रुप है, उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ जो हम ये हल करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ वीडियो लिंक, इसके अलावा बोर्ड द्वारा कोई भी न्यू अपडेट उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है साथियों, तो इतना सा काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना और चैनल पर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको नॉर्मल नियम है वो तो पता ही है। हमारा पहला प्रश्न है कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सीटों की स्थापना है और कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सीटों की स्थापना है और 1954 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1954 के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमने प्रश्न है छांट करके मेहनत करके बनाए हैं। इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको हर एक छोटी सी छोटी है जानकारी और चीज़ें हैं वो आपके साथ है शेयर करेंगे। ठीक है, सोवियत संघ का गठन कितने गणराज्यों को मिलाकर किया गया था? ये दूसरा सवाल था। तो सोवियत संघ का गठन है वो कितने गणराज्यों को मिलाकर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का क्या किया गया था? गठन किया गया था। आगे का सवाल है नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल है, मालदीव किस वर्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बना था? ठीक है, जो मालदीव है वो किस वर्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बना है? तो इसका सही आंसर है आपके 1968 के अंदर है मालदीव है और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में बना था या उदय हुआ था। नेक्स्ट है अगला सवाल संख्या 4 है हमारा, वाल्टा सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था? ठीक है, तो वाल्टा देशों ने है जो वाल्टा सम्मेलन होता है उसके अंदर किन किन देशों ने भाग लिया था? तो इसके अंदर 2 देश शामिल थे, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। 3 देश इसके अंदर शामिल थे और इसका सही आंसर है आपके अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। तो आपको याद रखना है वाल्टा सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले देशों के नाम अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, ए आपके एस और बी ये इनकी शॉर्ट है, याद रख लेना, यानी वी बराबर ए एस बी। ठीक है, यानी वाल्टा सम्मेलन अमेरिका, एस का मतलब रूस और बी का मतलब ब्रिटेन। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रह जाएगा। आगे सवाल संख्या 5 है हमारा, आपके किन देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC का हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर आपको तो ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर होता है क्या आपके 155 देशों ने है आपके जैविक हथियार समझौते पर है वो क्या हस्ताक्षर किए थे। ये आपके जो BWC है ये सम्मेलन 1972 के अंदर आयोजित होता है और इसके अंदर है 155 देशों ने है वो हस्ताक्षर किए
थे। आगे नेक्स्ट सवाल संख्या 6 है हमारा कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने सांसदों को चुना गया था। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा चुनाव के अंदर है कितने सांसदों को चुना गया था, तो इसका सही आंसर होगा 489 और सांसदों को चुना गया था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव कब होते हैं, तो आपको याद रखना है 1951 और 52 में ये प्रथम लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं और जिसके अंदर 489 और 89 सांसदों को है चुना गया था। ये इसका सही आंसर है। और प्रथम लोकसभा चुनाव आपसे पूछे तो 1951 52 के अंदर होते हैं। ये इसका सही आंसर है। आगे सवाल संख्या आपके नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन जेसी कुमारप्पा है। आपके इस पुस्तक का क्या है, लेखक है और पुस्तक का नाम क्या है आपके इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या है गांधीवादी आर्थिक नीतियों का समर्थन किया था। ठीक है, जेसी कुमारप्पा ने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो पुस्तक लिखी है इसके अंदर जो गांधीवादी आर्थिक नीतियों का समर्थन ये करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल कि बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो बांडुंग सम्मेलन है और किस वर्ष के अंदर आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर है 1955 के अंदर है और बांडुंग सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, ये सम्मेलन है इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रीकी और एशियाई देशों के सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये 1955 के अंदर बांडुंग सम्मेलन होता है। आगे सवाल संख्या है हमारा नेक्स्ट है 9वां सवाल है आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा कि आज़ादी के समय है वो जम्मू कश्मीर के शासक कौन है, हरि सिंह है। कौन है साथियों, हरि सिंह है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो आप इसको ध्यान रखना। जो आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, हरि सिंह थे। यहाँ पर साथियों जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता के समय देशी रियासत था तथा विभाजन के पश्चात ये एक स्वतंत्र देश बना और जिसके शासक कौन था, जिस समय यहाँ का शासक है हरि सिंह थे। अगला सवाल संख्या 10 है हमारा कि 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने वो 6 दिसंबर 1992 के अंदर गिरा दिया गया था। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों ने अयोध्या में जो विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद है उसको गिरा दिया गया था। इस प्रकार की आपको याद रखना है, डेट फिक्स आपको याद रखना है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, 6 दिसंबर 1992। ठीक है, अगला 11वां सवाल है हमारा कि निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर जयनारायण प्रकाश। 4 ऑप्शन दिए गए, चारू मजूमदार, जॉर्ज फर्नांडिस और इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपके जयनारायण, जो जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने है वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ये एक समाजवादी नेता थे और जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक तीनों क्षेत्रों के अंदर परिवर्तन लाना था। और संपूर्ण क्रांति का आपको मुख्य उद्देश्य पूछे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों क्षेत्रों के अंदर क्या लाना था, परिवर्तन लाना था। ये इसका पीछे मुख्य उद्देश्य था। आगे सवाल संख्या हमारा 12वां है सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना है और किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना है वो कब होती है, 1955 के अंदर होती है। कब होती है, 1955 के अंदर सेंटो की स्थापना होती है। इसका पूर्व नाम था बगदाद संधि था। क्या था, बगदाद संधि था। और जिसमें है कितने सदस्य थे, इसके अंदर कुछ विशेष देश सदस्य थे जिनके आपको नाम याद रखना है, तुर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन और पाकिस्तान, इसके 4 सदस्य थे। लेकिन आपको विशेष तौर से याद इतना ही रखना है कि सेंटो है और इसकी स्थापना कब होती है, 1955 के अंदर होती है। और उसका सेंटो का पूर्व में नाम था बगदाद संधि। क्या था, बगदाद संधि। लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास हम बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला सवाल आपके दूसरा आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है, पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा जाएगा 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा आयोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण था। ठीक है। दूसरा है, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। ठीक है। तीसरा है, यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई थी और कब खड़ी की गई थी? दोनों सवालों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे सवाल है, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ था। ठीक है। चौथा सवाल है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु हमला किया था। किस देश पर? जापान पर परमाणु हमला किया था। और इसमें जो चर्चित शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जो जिसका प्रभाव आज भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, 5वां खालिस्तान सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना था। और अगला है, हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। तो ये 4 रिक्त स्थान थे। आपको विशेष तौर से 6 स्थानों को याद रखना है और एक रिक्त स्थान 1 नंबर का है, तो विशेष ढंग से इनको पढ़ करके जाएं। अब आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो हम पहला प्रश्न है, स्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचलने में किस सोवियत नेता की भूमिका थी? प्रश्न है, चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचलने में किस सोवियत नेता की भूमिका थी? तो आपको बताना है, ब्रेज़नेव ने चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचला और ये आंदोलन पूंजीवाद से प्रेरित था। ठीक है। तो कौन से नेता थे? जो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, ब्रेज़नेव। अगला सवाल संख्या 2 है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की घोषणा किसने की थी? ठीक है। तो आपको याद रखना है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस, यूक्रेन और बेलनना ने स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS की है वो घोषणा की थी। ठीक है साथियों, ये हाथों से टाइप की गई है, तो अगर कुछ थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक आती है तो आप क्या है उसको सुधार लीजिए। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल हम PDF फाइल बनाते हैं तो नॉर्मल हिंदी के अंदर मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सुधार लेना। ठीक है। आगे सवाल संख्या 3 है हमारा कि अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब किया था? तो साथियों, अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला है 11 सितंबर 2001 को किया था। कब किया था? 11 सितंबर 2001 को किया था। याद रह जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका ने जो हमला करती है वो आतंकी हमला कब किया? 11 सितंबर 2001। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से आपको 100% परीक्षा के अंदर सवाल देखने को मिलेंगे। आप इनको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है। चौथा सवाल है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर होता है। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कि क्या कहा जाता है इसे? पृथ्वी सम्मेलन। पांचवा सवाल है, दलित पैंथर्स का गठन कब वह किसके द्वारा किया गया था? यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, दलित पैंथर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दलित पैंथर्स का गठन महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा मई 1972 में किया गया था और संगठनकर्ता नामदेव ढसाल, राजा ढाले और अरुण कांबले थे। ठीक है, आपको पहले तो दलित पैंथर्स गठन किस राज्य के अंदर होता है? तो महाराष्ट्र के दलित युवाओं द्वारा बनाया गया था और ये मई 1972 के अंदर में गठन किया गया था। और संगठनकर्ता थे, इनके 3 नाम आपको याद रखना है संगठनकर्ताओं के, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, अरुण कांबले। याद रह जाएगा, ये भी प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
छठा सवाल है 1944 में विश्व व्यापार के नियम किस प्रणाली के तहत तय किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेटन वुड प्रणाली है। क्या है? ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत है 1944 में विश्व व्यापार के नियम है वो तय किए गए थे। अगला सवाल संख्या 7 है हमारा कि 1987 आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक ब्रटलैंड रिपोर्ट छपी थी और इस रिपोर्ट में किस बात के लिए चेतावनी दी गई थी? तो ये 1987 की रिपोर्ट में ये चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक ब्रटलैंड नामक रिपोर्ट थी और ये 1987 के अंदर छपी थी और इस रिपोर्ट के अंदर ये बात बताई गई थी कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके हैं वो आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। अगला सवाल है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण और निजीकरण तीनों शब्दों की परिभाषा और तीनों शब्दों के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है आपको याद रख करके जाना है। इन तीनों में से एक सवाल तो 100% छपने वाला है। ठीक है, हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। यहाँ पर वैश्वीकरण से आपसे पूछा है तो आपको बताना है वैश्वीकरण से आशय किसी वस्तु सेवा पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से प्रवाह से है। ठीक है, तो ये होता है वैश्वीकरण। आगे सवाल संख्या आपके 9 है सोवियत संघ की सत्ता शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर किस प्रकार की है? तो आपको बताना है कि सोवियत संघ की सत्ता शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर केंद्रित थी। ठीक है, और सारी शक्तियां सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में निहित थी। तो सोवियत संघ की जो सत्ता है वो केंद्रीकरण के आधार पर केंद्रीकृत थी और सारी शक्तियां हैं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के में निहित थी। ठीक है, 10वां सवाल पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण के विभिन्न प्रवाहों की निरंतरता से क्या उत्पन्न हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव उत्पन्न हुए हैं। क्या होते हैं? विश्वव्यापी है पारस्परिक जुड़ाव उत्पन्न होते हैं। एक दूसरे देश के बीच क्या हुआ है? जुड़ाव स्थापित हुआ है। आगे सवाल संख्या 11 कि किस संगठन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति की है? तो आपको याद रखना है कि दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति है बामसेफ करता है। कौन सा संगठन करता है? बामसेफ करता है और बामसेफ का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, ये बामसेफ का पूरा नाम है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बामसेफ का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आगे सवाल संख्या 12 है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए ये अधिनियम, ठीक है, 1989 में पारित किया गया था और इसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे प्रश्न घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1989 के अंदर ये पारित किया गया था। और सिंपल भाषा के अंदर ये कह दिया आपने कि आपके दो इसकी भाषा है चेंज कर दी है, ऊपर ये प्रश्न दिया गया और ये वापस छप सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम पूछे या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, इस बात का आप ध्यान रखना। आते हुए भी प्रश्न गलत करके मत आना। ठीक है, अब आपसे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की सीमा शब्द सीमा दी गई है 50 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं लिख करके आना है। अगला सवाल संख्या यहाँ पर 4 है, आपसे पूछा जा रहा है बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका द्वारा की गई 2 सैनिक कार्रवाई का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी 1999 में यूगोस्लाविया द्वारा
कोसोवो प्रांत में, जो कोसोवो प्रांत था उसमें की गई सैनिक कार्यवाही के विरोध में अमेरिका ने नाटो की मदद से यूगोस्लाविया पर बमबारी की थी। ठीक है। दूसरा है ऑप्शन इनफाइनाइट रीच, अमेरिका के दूतावासों पर नैरोबी यानी केन्या तथा दार ए सलाम यानी तंजानिया में अल कायदा के आतंकी हमले के विरोध में अमेरिका ने सूडान व अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। तो ये 2 सैनिक कार्रवाई थी अमेरिका की बिल क्लिंटन के दौर में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। आगे सवाल संख्या आपसे पूछा जा रहा है 5वां, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से क्या आशय है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, तो विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छा अनुसार ही लिए जाएं, तो उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। और 1991 के बाद से अमेरिका का विश्व व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित है। तो ये था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। बिल्कुल आसान परिभाषा है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। 6वां सवाल है क्षेत्रीय संगठनों को बनाना के उद्देश्य क्या है। एक क्षेत्र विशेष के अंदर संगठनों को बनना तय है और उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको लिखना है, पहला उद्देश्य होता है पुराने समय से चली आ रही शत्रुता व कमजोरियों को दूर कर आपसी सहयोग स्थापित करना। और दूसरा है क्षेत्र में शांति व विकास को प्रोत्साहन देना। तीसरा है परस्पर सहयोग से विकास की ओर बढ़ना। और चौथा आपका उद्देश्य लिखना है बाहरी शक्तियों का एकजुट होकर सामना करना। तो ये होता है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य। ठीक है, चारों उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे सवाल संख्या 7 है सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई तथा इस संधि पर दोनों देशों के किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न RBSC 12th क्लास जो बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुई और 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और सिंधु जल संधि किन 2 देशों के मध्य संपन्न होती है, भारत और पाकिस्तान। और ये कब होती है संपन्न, 19 सितंबर 1960 को ये संपन्न होती है। और उस समय इस संधि पत्र पर जो भारत से हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खान थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। आगे सवाल संख्या 8 है रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए थे। RBSC परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रियो सम्मेलन में वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक गंभीर दृष्टिकोण का जन्म हुआ। और दूसरा है यहाँ पर आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है ओजोन परत में होने वाले छिद्र की वजह से वैश्विक ताप वृद्धि की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित किया गया था। और चौथा है एजेंडा 21 के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। तो ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के अंदर जो परिणाम थे, ये इन चारों चीज़ों पर आपको क्या है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपके 9वां सवाल है वैश्वीकरण के किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है। जो वैश्वीकरण किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो पहले आपको लिखना है निम्न तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। पहला पॉइंट है इस अवधारणा का संबंध आर्थिक वैश्वीकरण, खुला बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता तथा उदारीकरण से है। दूसरा पॉइंट है वैश्वीकरण की अवधारणा मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी की गतिशीलता का समर्थन करती है। तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण की अवधारणा सांस्कृतिक गतिशीलता का भी समर्थन करती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वैश्वीकरण इस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है, याद रखना है। ठीक है साथियों,
अगला 10वां सवाल है कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था, कैसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कांग्रेस का जन्म है 1885 में हुआ था और कांग्रेस ने क्रांतिकारी, उदारवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल और गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग हैं वो इसके अंदर समाहित थे, अतः ये एक विचारधारात्मक गठबंधन था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और कांग्रेस में क्रांतिकारी, उदारवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दलितपंथी, वामपंथी सभी राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं वो समाहित थे, अतः ये एक क्या था, विचारधारात्मक गठबंधन था। आगे सवाल संख्या 11 है, किस देश को भारतीय राजनीतिक इतिहास में खतरनाक दशक, किस दशक को, ठीक है ना, देश नहीं है सॉरी, किस दशक को भारतीय राजनीतिक इतिहास में खतरनाक दशक कहा जाता है तथा क्यों। तो आपको लिखना है 1960 के दशक को भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस दशक के अंदर है वो गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याओं ने इस दशक को प्रभावित किया और इस दशक में भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 हुए तथा पंडित नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, इस कारण इस दशक को क्या कहा जाता है, भारतीय राजनीतिक इतिहास का खतरनाक दशक कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सारे प्रश्न जो इस प्रकार से मैं मॉडल पेपर बना के लाता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी भी आपके डेस्क वर्क है उससे आगे ही है, पीछे नहीं, यानी मारवाड़ी में कहते हैं ना डेस्क वर्क से ये 21 है, 19 नहीं है। तो ये चीज़ें आप समझ लेना और मैं आपकी परीक्षा खत्म होगी ना तब आपको पेपर मिलाऊंगा और ये प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि ये हूबहू छपे हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब भी टाइम मिले बार बार रिवाइज करते रहें। आगे सवाल संख्या 12 है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का क्षेत्र एशिया महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में होने के कारण दक्षिण एशिया कहा जाता है। दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है, सरल सा सवाल है। आगे 13वां सवाल है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा व अपरंपरागत धारणा में अंतर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षा की परंपरागत धारणा का संबंध बाहरी खतरों से है। ठीक है, एक देश द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण करना सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अंतर्गत आता है, जबकि अपरंपरागत धारणा का संबंध पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, प्रकृति आपदा, महामारी जैसे खतरे से है। ठीक है, विकासशील देश परंपरागत तथा अपरंपरागत दोनों खतरों के सामना कर रहे हैं, जबकि विकसित देश है वो सामान्यतः अपरंपरागत खतरों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देश कर लेना, देना नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लेना। आगे 14 सवाल है हमारा, ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ तथा इस पर भारत पाक के किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2013 के अंदर ये सवाल आया था। तो आपको लिखना है, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 की समाप्ति के पश्चात 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अब खाने ने हस्ताक्षर किए और ये समझौता ताशकंद यानी उज़्बेकिस्तान में सोवियत संघ के मध्यस्थता से हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है, 10 जनवरी 1966 को होता है और उस जो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे कौन, अब खान ने इस जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आगे सवाल संख्या 15 है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है, चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो पर्यावरण संरक्षण से। किससे है, पर्यावरण संरक्षण से। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक खेत विनिर्माता कंपनी द्वारा अंगू के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और यह आंदोलन भारत में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए प्रेरणादायक बना था।
तो ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन इससे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है। दूसरा सवाल पूछेंगे, चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 के अंदर। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के अंदर होता। ठीक है। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है। और इसके अलावा चिपको आंदोलन में है किन वृक्ष जो पेड़ों को है कटाई पर रोक लगाई थी? तो अंगू के पेड़ों पर कटाई की रोक लगाई थी। ठीक है। उसके अंदर खेजड़ी भी सम्मिलित कर देते हैं। जो खेजड़ी वाला चिपको आंदोलन है वो राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है। आगे सवाल संख्या है 16, क्षेत्रवाद अथवा क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं? तो आपको याद रखना है, क्षेत्रवाद अथवा क्षेत्रीयता किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उनमें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। लोकतंत्र में क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता है। लोकतंत्र एएफ में जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। तो यह क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता के अंदर अंतर है, आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे जो दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे, ये 100 शब्द सीमा इनकी 100 होगी। तो साथियों, जो इनकी जो पीडीएफ है, मैं आपको प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा और इसकी सारी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए क्रिएट करेंगे, उसकी लिंक भी हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। आप है उसे ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पर 17वां सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था और इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये उसका आंसर है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है। आगे 18वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ये संक्षेप में वर्णन करना है, भारत की विदेश नीति से क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य हैं। ठीक है। इसको पहला आपको लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का समर्थन करना या एवं पारस्परिक मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयत्न करना। दूसरा है शास्त्रों की होड़, विशेष तौर से आणविक शास्त्रों की होड़ का विरोध करना व व्यापक निशस्त्रीकरण का समर्थन करना। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, जिससे राष्ट्र की स्वतंत्रता व अखंडता पर मंडराने वाले हर एक प्रकार के खतरे को रोका जा सके। चौथा लिखना है विश्वव्यापी तनाव दूर करके पारस्परिक समझौते को बढ़ावा देना तथा संघर्ष नीति व सैन्य गुटबाजी का विरोध करना। पांचवा लिखना है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, पृथकतावाद एवं सैन्यवाद का विरोध करना। छठा है शांतिपूर्ण से अस्तित्व व पंचशील के आदर्शों को बढ़ावा देना। सातवां लिखना है विश्व के समस्त राष्ट्रों, विशेष रूप से पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है। तो ये थे भारत के विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। इन चीज़ों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 19वां सवाल है, किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े थे? तो आपको कारण लिखना है। आगे 20वां सवाल है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। आपको याद रखना है कि 1978 में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता पार्टी सरकार ने जो विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था और जिसने 1980 में अपनी सिफारिशें प्रदान की, जो इस प्रकार की थी, पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया गया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से अलग ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था से नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में बहुत कम हिस्सेदारी है। अतः आयोग ने इनके लिए शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरी में 27% सीटें आरक्षित रखने की सिफारिश की और आयोग ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए भूमि सुधार का भी सुझाव दिया था। तो ये थी मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें। ठीक है। अब आपके बड़े सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको कम से कम 250 शब्द सीमा के अंदर उत्तर लिख करके आना। 21वां सवाल है,
क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे अथवा केंद्रीय गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए, और इसने शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार की, इस पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, या आप इस पर ये प्यारा राजस्थान का ये प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा के अंदर 100% ये छपने वाला है, ठीक है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको पीडीएफ के माध्यम से आप देख लेना। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। आगे 22वां सवाल है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? आसियान संगठन की स्थापना व आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखिए। ये भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। 23वां सवाल है, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समक्ष क्या चुनौती थी? मणिपुर में हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार किया गया, ठीक है। आगे आता हमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझिए, ठीक है। जो प्रश्न हम मॉडल पेपर के अंदर डालते हैं, जो बड़े प्रश्न हुए ही आप याद करके जाएं, पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे ये सवाल हमारा 24 नंबर है, इसके अंदर 23 सवाल आएंगे, यहाँ पर मानचित्र इसके अंदर आता नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका राजनीति विज्ञान का आज मॉडल पेपर। साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक एक बार वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है साथियों। तो आप सभी से निवेदन है, आप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट प्रश्न और मॉडल पेपर डालेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।